Hello students. So as we have started the chapter 2, right, जिसमें हमने पढ़ लिया है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हमने पढ़े हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग स्टेबिलिटी हैं ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हमने डिस्कस किया है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. वो ये बताता है कि वेदर अ कॉम्प्लेक्स विल एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है, या एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा कॉम्प्लेक्स का, तो वो हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से. राइट, स्टेबिलिटी को हम एक और टर्म में एक्सप्रेस करते हैं विच इज काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, और काइनेटिक स्टेबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं लेबाइल और इनर्टनेस में. ठीक है, लेबाइलनेस और इनर्टनेस में. ठीक है, अब ये लेबिलिटी क्या होती है? लेबिलिटी लिखते हैं, लेबिलिटी एंड इनर्टनेस में हम करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस. ठीक है, लेबिलिटी क्या होती है कि वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लेबाइल और नॉट. वो कब होगा? लेबाइल ये तो हम पहले भी यूज़ किए हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होते हैं या इनर्ट होते हैं. ठीक है, तो लेबाइल का मतलब है कि वहाँ पर द एबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड. ठीक है, इन अ गिवन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो हम उसको कहते हैं, वो क्या है, लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स है. तो अगर वो एक्सचेंज लिगेंड्स का जो है वन लिगेंड का बाय द अनदर लिगेंड, वो जो एक्सचेंज है अगर तो वो क्विक है, फास्ट है. ठीक है, वो एक्सचेंज क्या है, फास्ट है. ठीक है, तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो क्या है, लेबाइल है. ठीक है, अगर वो एक्सचेंज लिगेंड का क्या है, स्लो है, तो हम कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच exchange of ligand by one ligand by another ligand takes place rapidly, the complex is labile, and if it is slow then the complex will be inert complex. ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि whether the complex is labile और inert. ठीक है, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मैंने बता दिया आपको कि उससे हमें पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, या स्पीशीज जो है, जो कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें कि निकल 2 पॉजिटिव प्लस 4 Cn नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे NiCN4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, जिसके लिए बीटा की वैल्यू है, बीटा मतलब जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो होती है 10⁻22. ठीक है, यानी कि हाई वैल्यू है, 10⁻22 इज हाई वैल्यू. ठीक है, तो मोर देन 8 है, तो अगर बीटा की वैल्यू, लॉग बीटा की वैल्यू मोर देन 8 है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है. तो 10⁻22 है तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है. जो ये कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है. राइट, ओके. उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पर कार्बन 14 है, ये जो कार्बन है ये 12 है. अब ये जो एक्सचेंज है यहाँ पर एक लिगेंड का, ठीक है, ये जो एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा ये, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस ये Cn नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा. तो ये जो एक्सचेंज है ये क्या है, वेरी फास्ट है. तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, काइनेटिकली क्या हुआ, लेबाइल हुआ. ठीक है, अगर ये एक्सचेंज स्लो होता तो काइनेटिकली
इनर्ट होता कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और काइनेटिकली क्या है, लेबाइल है। तो दोनों तरीके की स्टेबिलिटी होती है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में, कि हमें चेक करना होता है कि वेदर द कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और उसकी जो काइनेटिक है, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज, काइनेटिक का मतलब रेट से है, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज है वो वेरी फास्ट है, इसलिए काइनेटिकली लेबाइल हो गया, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज स्लो होता तो आप कहते हैं कि काइनेटिकली जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, इनर्ट है, ठीक है। तो ये थी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग the stability of metal complexes, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। तो दो, अब कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एक तो क्या है, मेटल है, और एक क्या है, लिगेंड है। यही होते हैं कॉम्प्लेक्स, किससे मिलकर बना है, मेटल और लिगेंड से, ठीक है। तो अब जो कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, एक तो नेचर ऑफ मेटल आयन को अफेक्ट करेंगे, एक नेचर ऑफ लिगेंड जो है वो अफेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन, वो कैसे अफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ मेटल आयन जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है चार्ज ऑन द मेटल, चार्ज ऑन द मेटल, ठीक है। अब किसी भी मेटल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है। चार्ज टू साइज, तभी आएगी डेंसिटी, चार्ज टू साइज रेशो। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना कम साइज होगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी और उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब अगर देखो साइज स्मॉल है, अगर मेटल का, मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, उसका साइज स्मॉल है, तो जो लिगेंड है वो इजीली अप्रोच कर सकता है मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स को और उतना ही ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये था चार्ज ऑन द मेटल, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। बी में आएगा साइज ऑफ द मेटल, साइज ऑफ द मेटल आयन। तो मैंने बता दिया आपको कि जितना कम साइज होगा, एज द साइज डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल आयन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, ठीक है। एज द साइज ऑफ द मेटल आयन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, तो साइज जो है वो इस तरीके से डिक्रीज होता है, Mn2 पॉजिटिव, और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है, कोबाल्ट निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है, कोबाल्ट को रहने देते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर कॉपर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिंक, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। तो ये था, देखो चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने कहा कि पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द मेटल, ठीक है। दूसरा, चार्ज ऑन द मेटल, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। दूसरी बात आ गई, अब अगर सेम चार्ज है मेटल पे, ठीक है, मेटल आयन पे क्या है, सेम चार्ज है, तो दूसरा कौन सा फैक्टर देखना है हमने स्टेबिलिटी के लिए, कौन सा, साइज, ठीक है। कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा मेटल आयन का उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एल्केलाइन अर्थ मेटल भी मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँ, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो बेरियम इज लेस देन स्ट्रोंशियम, ठीक है, इज लेस देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर ये सीरीज आगे Mn2 पॉजिटिव इज लेस देन Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, अप टू सोन, ये सीरीज आगे सेम चलेगी। तो इस सीरीज को हम कहते हैं इरविंग विलियम्स सीरीज,
1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज इरविंग विलियम सीरीज। तो ये सीरीज याद करनी है आपने, बस कुछ नहीं करना, वहाँ पर ये सीरीज लिखनी है। व्हाट इज इरविंग विलियम सीरीज, तो वहाँ पर ये सीरीज लिखनी है आपने, ठीक है। तो ये था साइज ऑफ द मेटल आयन जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स को। थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड जो फैक्टर होगा सी हमारा, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव और यू कैन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन। तो इसमें ना 2 टाइप की मेटल्स आएंगी आपकी। क्लास ए मेटल्स इस तरीके से कैटेगराइज किया है, क्लास ए मेटल्स, इसमें फर्दर क्लास ए मेटल्स, ठीक है। क्लास ए मेटल्स में कौन कौन सी मेटल्स आएंगी? एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, राइट, और सम नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, और नॉन ट्रांजिशन और कुछ ट्रांजिशन में सम ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, सम ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग lesser number of valence d electrons, valence d electrons, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं, अब ये कौन से लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाएंगी, किन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो कौन से उन लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेंगी, दोज कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये जो मेटल्स हैं, ये जो मैंने लिखी हैं, ये कौन से कॉम्प्लेक्स, कौन से लिगेंड्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। दोज लिगेंड्स विच कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, उनके साथ ही ये मेटल्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से क्लास बी मेटल्स हैं, सेकंड में क्लास बी मेटल्स, ठीक है। क्लास बी मेटल्स में कौन सी आएंगी, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। क्लास बी मेटल्स में आ जाएंगी हैवी ट्रांजिशन, हैवी मेटल्स, ठीक है, जितनी भी हैवी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और यू कैन से वो मेटल्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स जो है वो किन लिगेंड्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, वो लिगेंड्स जिसमें क्या है फॉस्फोरस, सल्फर और सनेट, ठीक है, इस एक्सेट्रा। तो उनके साथ ये मेटल जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ मेटल आयन, जिसमें 3 फैक्टर हमने डिस्कस किए, ठीक है। नेचर ऑफ द मेटल आयन में चार्ज ऑफ द मेटल, साइज, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लिगेंड, वो भी अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिगेंड में, नेचर ऑफ लिगेंड में सबसे पहले, लिगेंड में सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा फैक्टर साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड, साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। अगेन
जितना कम साइज होगा लिगेंड का, जितना कम साइज स्मॉल साइज होगा लिगेंड का, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल F नेगेटिव जो है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। ठीक है, साइज स्मॉल है तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज है लिगेंड का तो इजीली अप्रोच कर पाएगा मेटल को। ठीक है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी और कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से O2 नेगेटिव जो है वो ज़्यादा होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा देन सल्फर। ठीक है, तो इस तरह से साइज ऑफ द लिगेंड जो है वो अफेक्ट करता है। सेकेंड जो है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है, अब आपको पता है मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है कि लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डोनेट करता है, लिगेंड जो है वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है किसको? मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को। ठीक है, और उनके बीच में जितने ज़्यादा लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे डोनेट करने के लिए मेटल को, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लिगेंड में कैपेसिटी है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द मेटल। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये था। ठीक है, सेकंड जो है वो है प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ये तो था साइज। ठीक है, दूसरा आ गया बेसिक। थर्ड जो है वो है प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ये आपने पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है ना सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहला है, प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहला है चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट सुना हुआ है आपने ये नाम पहले भी? चिलेट इफेक्ट आपने पहले भी ये नाम सुना हुआ है कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब चिलेट इफेक्ट में क्या होंगे? चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे। ठीक है, देखो एक तो लिगेंड है मोनोडेंटेट होते हैं, एक जो है वो यानी कि मोनोडेंटेट यानी कि वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें जो डोनर एटम है वो एक ही है। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी हैं जिसमें मोर देन वन डोनर एटम होते हैं। ठीक है, उनको हम मल्टीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, जो एक सिंगल डोनर एटम है उसको मोनोडेंटेट कहते हैं, जिसमें दो है उसमें बाइडेंटेट कहते हैं, फिर ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। तो ये आपने पढ़े हुए हैं, जब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चिलेट इफेक्ट में चिलेटिंग लिगेंड्स आएंगे। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होंगे? जिसमें मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, उनको हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जिसमें मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिसमें सिंगल डोनर है, सिंगल डोनर कौन सा है? जैसे अमोनिया है या वाटर है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इसमें ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो ये जो लिगेंड है ये कौन से हुए? मोनोडेंटेट हुए। ठीक है, ये कौन से हुए? मोनोडेंटेट हुए। लेकिन अगर मैं बात करूंगी ईन की, ठीक है, ईन इज इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन ये स्ट्रक्चर है, NH2 इथाइलिन डाइअमीन। तो दो नाइट्रोजन एटम हुए, इसमें दो डोनर एटम हुए, तो ये क्या हुआ? बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जो चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? चिलेट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, द एबिलिटी टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? चिलेट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड होंगे यानी कि चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स विच कंटेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, मैं बात करती हूँ अगर निकल 2 पॉजिटिव प्लस 6 NH3, ठीक है, क्या बनाएगा? निकल NH3 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं निकल 2 पॉजिटिव प्लस
3 इन, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है देखो, निकल इन थ्राइस और 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो लॉग बीटा की वैल्यू जो है इसके लिए है 8.21 और इसके लिए है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए लॉग बीटा की वैल्यू है 18.23 समथिंग ऐसे होती है। तो देखिए कितनी ज़्यादा वैल्यू है लॉग बीटा की, यानी कि थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल है ये कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम एक और टर्म में, एंट्रोपी की टर्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी की टर्म में कि इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर हमने इसका सॉल्वेंट मतलब एक्वा सॉल्यूशन लिया है तो वहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने सॉल्वेंट वाटर लिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको रिप्लेस करना है, अगर अमोनिया मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल ने रिप्लेस करना है तो कितने 6 मॉलिक्यूल चाहिए यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 6 लिगेंड है तो 6 ही वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, वाटर लिगेंड चाहिए यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो यहाँ कितने लिगेंड चाहिए, 3 लिगेंड चाहिए इसको रिप्लेस करने के लिए, मतलब 3 लिगेंड हैं यहाँ पर, वो 6 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेंगे। यहाँ एंट्रोपी जो है देखो वो कितनी डिक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो, सॉरी एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिगेंड कम होंगे, ठीक है, तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी इस केस पे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फेवरेबल एंट्रोपी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये था चिलेट इफेक्ट। नेक्स्ट जो फैक्टर होगा, ये तो था चिलेट इफेक्ट, नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर ऑफ, ये ए था, बी, ये प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर में ही चल रहा है, बी जो है वो है नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट in the number of rings present in the structure, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट होंगी स्ट्रक्चर में उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। अब वो कैसे, देखो ये इन जो है इथाइलिन डायमीन है, तो अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ये बनेगा ठीक है, ऐसे बनेगा, देखो यहाँ H2 ऑटोमेटिकली H2 है, CH2 है, ठीक है। तो ये रिंग बन रही है 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे रिंग बनाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी इस तरीके से ही रिंग बनाता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रोज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रोज्योमेट्री आपको पता है किस तरीके से, तो वैसे ही एडजस्ट करना है हमने इसको। तो यहाँ पर रिंग्स बनेंगी 3, 1 2 3 रिंग्स बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल है ना, तो 3 रिंग्स बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा जितनी ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट होंगी स्ट्रक्चर में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पर देखो यहाँ कोई रिंग नहीं है तो ये कम स्टेबल होगा, यहाँ पर रिंग्स बन रही हैं तो ज़्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही ट्राइन होगा या EDTA होगा, ठीक है, मतलब रिंग्स अगर ज़्यादा बन रही हैं तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ये नंबर ऑफ रिंग्स है, नेक्स्ट है साइज ऑफ द चिलेट रिंग्स, ठीक है। साइज ऑफ चिलेट रिंग, साइज ऑफ चिलेट रिंग की अगर हम बात करेंगे, साइज मतलब जैसे ये रिंग मैंने बताया आपको 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है यहाँ पर, तो कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जहाँ पर क्या बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, राइट। तो यहाँ पर देखो ये निकल 2 पॉजिटिव है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 5 मेंबर, तो ऐसे ही तो 5 मेंबर और 6 मेंबर का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 5 मेंबर रिंग्स विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग्स, ठीक है। 5 मेंबर रिंग्स विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग्स, ठीक है। कंडीशन है कि अगर वहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 6 मेंबर्ड रिंग विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड कैसे आएगा, अब ये देखो, जैसे एसिटाइल एसिटोनेट अगर लिगेंड होगा एसिटाइल एसिटोनेट, ठीक है, स्ट्रक्चर है उसका
ठीक है, इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर ये क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि अनसैचुरेशन में, देखो ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड हुआ, बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ये रिंग, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर यहाँ वहाँ पर हमने ये वाला फैक्टर भी देखना है कि अगर यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन रही है कि 5 मेंबर रिंग बन रही है, अगर 6 मेंबर रिंग में अनसैचुरेशन है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आएगा स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मतलब अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंड्रेंस आ रही है, ठीक है, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप्स क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स की कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये चिलेट इफेक्ट मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पढ़ लेना है, कोई भी डाउट होगा तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।